हाय, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 3 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार क्विकली हम लोग रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज 28। द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज्ड by 7. The largest is reduced by 10. The order of the numbers remain unchanged. मतलब इवन इफ वी डू दिस, स्मॉलेस्ट में 7 ऐड कर देते हैं, लार्जेस्ट में 10 रिड्यूस कर देते हैं, तो भी ऑर्डर वही रहता है। मतलब जो नंबर स्मॉलर है वो अभी भी स्मॉलर है, और जो नंबर ग्रेटर है वो अभी भी ग्रेटर है। एंड द न्यू अरिथमेटिक मीन बिकम्स 2 मोर देन द मिडिल नंबर, while the difference between the largest and the smallest number becomes 64. Then the largest number in the original set of three numbers is। तो हम लोग तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर जो है उसको कुछ एज्यूम कर सकते हैं। सो उनको ए बी सी मान लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि इनका ऑर्डर भी यही था, यानी कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो इनका एवरेज आपको गिवन है 28। तो इफ द एवरेज इज 28, इनका सम क्या आएगा? 28 इंटू 3 विच इज 84। तो सम वुड बी 84, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर या एवरेज एवरेज अगर हमें गिवन है तो हम लोग सम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगली चीज देखिए क्या लिखी हुई है। स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7। मिडिल नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आखिरी नंबर को हमने रिड्यूस किया है 10 से, और अब आपको एवरेज मिलता है मिडिल नंबर से दो ज्यादा। तो सम क्या मिलेगा? तीन नंबर्स का इंटू 3 कर दीजिए। ये आपको एक नई इक्वेशन देता है। क्या इक्वेशन मिलती है? ए प्लस बी प्लस सी, और इधर से देखें तो 3b था, इधर लेस कर देते हैं। b 2 इंटू 3 से इधर 6 मिलता है। ये -10 है तो इधर आके +10 हो जाएगा, और +7 है तो -7 हो जाएगा। सो यू गेट अ न्यू इक्वेशन, a माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन आपके पास पहले से भी है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू आपको मिल जाती है 84 इंटू 2 विच इज 168। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे अब हम 2b को ना बड़ी आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 3a प्लस 3 टाइम्स c इज इक्वल टू 168 प्लस 9 इज 177। सो a प्लस c का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं विच वुड बी 59। अब और क्या बातें लिखी हुई है देखिए। आपको आगे दिया गया था कि जो ऑर्डर है नंबर्स का वो 7 ऐड करने या 10 लेस करने के बाद भी सेम रहता है। यानी कि ये जो a प्लस 7 है ये वैल्यू अभी भी b से कम है, यानी अभी भी यही स्मॉलेस्ट नंबर है। और b की वैल्यू c माइनस 10 से कम है, तो अभी भी c माइनस 10 ही लार्जेस्ट नंबर है। अब डिफरेंस, ये सब काम करने के बाद जो डिफरेंस आपको मिल रहा है लार्जेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का वो 64 है। तो c माइनस 10 में से आप a प्लस 7 को लेस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको डिफरेंस 64 मिल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट c माइनस ए इज इक्वल टू 64 प्लस 10 प्लस 7 विच इज 81। अब एक तरफ c माइनस ए का वैल्यू 81 है और c प्लस ए का वैल्यू 59 है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 81 प्लस 59 विच इज 140 एंड वैल्यू ऑफ c वुड बी 70। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था कि जो ओरिजिनल नंबर थे यानी कि ए बी सी की जब हम बात करते हैं तो उनमें स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर सी की वैल्यू क्या थी? तो 70 ही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर्स p k and a, consider the following system of linear equations in x and y। px minus 4y is equal to 2,
और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू ए. A necessary condition for the system to have no solution for x and y is. तो अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट लीनियर इक्वेशंस. हाउएवर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उन कॉन्सेप्ट को भी वापस से आपको बताऊंगा. तो अगर आप एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो इसमें तीन कंडीशंस होती हैं. तो अगर आपको ये जो कांस्टेंट्स हैं इनका रेशियो इक्वल नहीं मिलता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ऐसे केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन होती है ये. दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, b1 अपॉन b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो, तीनों बराबर है. तो ऐसे में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं. इनफाइनाइट क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोइंसाइडिंग लाइंस मिलती हैं, एक ही लाइन मिलती है बेसिकली. और तीसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ऐसे में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो इस सवाल में आपको इसी वाले केस को चेक करना है. अब सवाल में देखिए आपको जो दो इक्वेशंस दी गई हैं उस पे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो आपकी एक इक्वेशन क्या है, px माइनस 4y इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड इज 3x प्लस ky इज इक्वल टू a. तो इस कंडीशन को जब आप अप्लाई करते हो तो यहां पे a1 अपॉन a2 की जगह आपको मिलेगा p बाई 3. दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 2 अपॉन ए. अब यहां पे जो तीन रेशियोज हमने लिखे हैं इनमें से दो दो को हम 1 बाई 1 चेक करते हैं. तो मान लो पहले और दूसरे को चेक करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट आपको मिलेगा k इंटू पी इज इक्वल टू माइनस 12 विच गिव्स यू kp प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो अब अगर हम ऑप्शन चेकिंग करें तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग kp प्लस 12 की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ऑप्शन में लिखा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर हम फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a इंटू पी शुड नॉट बी इक्वल टू 6, जो आपको रिजल्ट क्या देता है कि AP माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, सॉरी नीचे से जो सेकेंड ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन, ये भी गलत है, क्योंकि AP माइनस 6 की वैल्यू 0 है ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ये 0 नहीं होनी चाहिए. अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि अब हम सेकेंड वाले को चेक करें किसके साथ, थर्ड वाले के साथ. तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, माइनस 4a डज नॉट इक्वल टू 2k, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 4a डज नॉट इक्वल टू 0, जो फाइनली आपको क्या मिलेगा, k प्लस 2a डज नॉट इक्वल टू 0, विच इज योर सेकेंड ऑप्शन. सो दिस वन इज करेक्ट. तो ये सवाल वही कर सकता था सॉल्व जिसको ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट पता हो. एल्स हिट एंड ट्रायल से या और किसी तरीके से इस सवाल को करना पॉसिबल नहीं होगा. अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर एंड 30 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड respectively, which are entirely covered by wheat and mustard crops. The cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal are in the ratio 5:3. तो विमल के कल्टीवेशन का रेशियो व्हीट और मस्टर्ड में किस तरह से डिवाइडेड है ये गिवन है. टोटल कल्टीवेशन एरिया का व्हीट एंड मस्टर्ड में जो रेशियो है 11:9 है, ये भी गिवन है. और राजेश के बारे में आपसे सेम रेशियो पूछा गया है. तो देखो राजेश का लैंड कितना है, 20 है,
इसका वीट में और मस्टर्ड में जो डिवीजन है वो मालूम नहीं है। विमल का लैंड कितना है 30 है, इसका वीट में और मस्टर्ड में जो डिवीजन है वो आपको दिया हुआ है 5:3। डिवाइड कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 5/8 ऑफ 30 और ये वैल्यू हो जाती है 3/8 ऑफ 30। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 75/4 और इसको हम लिख सकते हैं 45/4। तो ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती है। पूरा पूरा ये लैंड आप निकाल सकते हो 75/4 एंड 45/4। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम टोटल लैंड की बात करें, मतलब अगर हम राजेश और विमल को ऐड कर देते हैं तो इनका लैंड हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। उसमें भी आपको वीट का और मस्टर्ड का रेशियो दिया हुआ है 11:9। अब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ये 11/20 इंटू 50 होगा एंड दिस वैल्यू वुड बी 9/20 इंटू 50। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 55/2 और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 45/2। 45/2। तो अब यहाँ पे आप राजेश का जो कल्टीवेशन एरिया है वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब वीट में अगर हम देखें तो टोटल एरिया 55/2 है, उसमें से हम विमल का एरिया जो कि 75/4 था वो लेस कर देते हैं, यही रेशियो आपसे पूछा भी गया है। मस्टर्ड का कल्टीवेशन एरिया यहाँ पे 45/2 है ओवरऑल और उसमें से विमल का कितना है 45/4 है। अब ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 110 माइनस 75 वुड बी 35/4 एंड 90 माइनस 45 विच इज विल बी 45/4। तो रेशियो में अगर आपको आंसर करना है तो 35:45 which is nothing but 7:9 which is your second option. So a very very basic and easy question on the concept of ratios. तो रेशियो का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं रेशियोज में, उस पर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। अगला सवाल देखते हैं। The midpoints of sides of AB, BC and AC in triangle ABC are M, N and P respectively. The medians drawn from ABC intersect the line segment MP, MN and NP at XYG. And area आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का दिया गया है 1440 और जो सबसे अंदर में XYG बनेगा ट्रायंगल उसका एरिया आपसे पूछा गया है। तो देखो मिड पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी ज्योमेट्री पढ़ता है ट्रायंगल के बेसिक्स में चीजें पढ़ता ही पढ़ता है। तो इस सवाल को करने के पहले हम एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी जिसमें आपको बताया गया है कि एम एन पी जो है ना वो मिड पॉइंट्स है, एम एन पी। तो अगर हम एम एन पी की बात करें तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि जब हम ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते हैं ना तो चार ट्रायंगल मिलते हैं, सभी का एरिया वेरिया क्या होता है बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें एरिया निकालना होता ट्रायंगल एम एन पी का तो ये आता 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये वैल्यू आती 1/4 ऑफ 1440, ये वैल्यू आती। अब यहाँ पे फर्दर देखो मीडियन ड्रॉ किया गया, ये मीडियन ड्रॉ कर दिया आपने, ये एक और मीडियन ड्रॉ कर दिया। तो जब मीडियन ड्रॉ करते हो तो क्या होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप सेंट्रॉइड बोलते हो। अब अगर देखो तो ये जो पॉइंट मिल रहे हैं इसको x बोला गया है, इसको y बोला गया है और इसको z बोला गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो x y z होंगे ये भी तो मिड पॉइंट्स ही होंगे। और ये किनके मिड पॉइंट्स होंगे, ये MP, MN और NP के मिड पॉइंट्स होंगे। क्यों होंगे, अब इसके लिए आप बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए। जैसे ये जो लाइन है ना MP, ये लाइन BC के पैरेलल होगी, मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये देखो ये क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी ऑब्वियसली क्या है मिड पॉइंट है ना। तो अब अगर हम XYZ को मिलाते हैं
तो एक्स वाई जेड को मिलाने से जो आपको मिलेगा वो होगा क्या? एक्स वाई जेड को मिलाने से जो आपको मिलेगा, अगर हम उसकी बात करें, तो उस ट्रायंगल का एरिया फर्दर 1/4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो ये 1/4 ऑफ दिस एरिया होगा जो अभी हमने निकाला। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1440। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 16 से इसको डिवाइड कर लोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 90। सो 90 शुड बी योर आंसर। तो एन इजी क्वेश्चन फॉर ऑल दोज जो ये ज्योमेट्री के ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, उनके लिए दैट वुड नॉट हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। The number of all the positive integers up to 500 with non-repeating digits. तो डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग, 500 से छोटा नंबर चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, यानी कि शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी। तो 1 से लेके 500 तक कितने नंबर हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे? तो पहले तो हम 1 डिजिट वाले नंबर्स की बात करते हैं। तो एक डिजिट के जो नंबर बनाओगे उसमें एक डिजिट वो क्या हो सकता है? 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 9 नंबर तो हमारे यहीं पर बन जाएंगे। अब अगर हम 2 डिजिट के नंबर्स की बात करें, तो पहले प्लेस पे 0 तो आएगा नहीं 1 से 9 तक, तो 9 तरीके होंगे। लेकिन यहां पर 0 से 9 तक 10 चीजें होती हैं, लेकिन उन 10 में से एक यहां यूज हो गई है, तो यहां भी कितने वेज मिलेंगे? 9। तो 81 नंबर्स आप बना सकते हैं जो कि 2 डिजिट्स के होंगे और जिनके डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। और अब अगर हम 3 डिजिट्स के नंबर्स की बात करेंगे, ए बी सी, इस तरह से नंबर्स की बात करेंगे, तो यहां पे देखो आपके पास चॉइस है 1, 2, 3 या 4, यही 4 चीजें आ सकती हैं, क्योंकि नंबर आपको 500 से क्या है? छोटा बनाना है। यहां पे आपके पास चॉइस होती है 0 से 9, और थर्ड प्लेस पे भी चॉइस होती है 0 से 9। तो वैसे तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं पहले प्लेस पे 4 तरीके होंगे। यहाँ जो 10 है उसमें से एक यहाँ पे यूज हो चुका है पहले प्लेस पे, तो 9 तरीके हो जाएंगे। और यहाँ जो 10 चीजें आपको दिख रही हैं सी के लिए, उसमें से एक इधर यूज हो गई है, एक इधर यूज हो गई, तो यहाँ पर तरीके कम होकर के कितने हो जाएंगे? 8। तो 4 इंटू 9 इंटू 8 विच इज 288। तो 288 नंबर्स आप और बना पाओगे। 500 इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें देखो 0 रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला करके आपको जो नंबर्स मिले, दिस इज 288 प्लस 81 एंड प्लस 9, तो ये सम क्या आता है? 378। तो काउंटिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। इसको मैं इजी क्वेश्चंस ही रेट कर इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही रेट करूंगा। इस तरह के सवाल जरूर एग्जाम में सही से अटेम्प्ट होने चाहिए। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, 500 को काउंट नहीं करना है, हमें केवल 3 डिजिट के नंबर नहीं बनाने हैं बल्कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, तो 1 डिजिट भी बनाना है, 2 डिजिट भी बनाना है और 3 डिजिट के भी बनाना है। पहले प्लेस पे हम 1 2 3 4 ही रख पाएंगे बिकॉज नंबर हमें 500 से छोटा बनाना है। तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो ये सवाल बहुत कम समय में आप सही कर पाएंगे। और कैट 24 स्लॉट 3 के क्वांट के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकेम 187.5% ऑफ इज इनिशियल सैलरी। तो कहने का मतलब है कि अगर पहले सैलरी 100 थी तो अभी ये हो जाती है 187.5। तो हम कह सकते हैं जो चेंज आ रहा है यहां पर वो कितना है? 87.5% का है। अब लिखा है द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज, यहां पे 2 सक्सेसिव चेंज हुए हैं। इन दी सेकेंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस ऑफ दैट इन दी, ये फर्स्ट होना चाहिए, ये करेक्ट कर लीजिए, RST लिखा है, दिस शुड बी फर्स्ट। फर्स्ट देन द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन दी फर्स्ट, यहां भी आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट। कि फर्स्ट इंक्रीमेंट कितने का था ये पूछा गया है। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पे कि हमारा जो फर्स्ट इंक्रीमेंट था वो ए था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो क्या होगा? 2A% होगा।
अब आप एक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हो परसेंटेज में जो बहुत यूज होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो कि अगर हम दो सक्सेसिव चेंज कर रहे हैं जिसमें से एक A% है और एक B% है, तो जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो एक चेंज हमारा A है और दूसरा क्या है 2A है। तो अगर हम A और 2A पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हम कह सकते थे कि जो ओवरऑल चेंज आना चाहिए था वो आना चाहिए था A प्लस 2A प्लस A इंटू 2A बाई 100, और ये चेंज 87.5 के बराबर होना चाहिए। तो यू में राइट 3A प्लस 2 टाइम्स A स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 87.5। अब अगर आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं क्या एडवाइस करूंगा, क्योंकि ये टीटा सवाल नहीं है तो आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो। अब मान लो हमें पहला ऑप्शन चेक करना है, यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, तो पहला ऑप्शन जैसे ही आप चेक करोगे आप जान जाओगे कि वो इनवैलिड है, क्योंकि आप देखो 3 × 30 करते हो तो ये पहले ही 90 से ज्यादा मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं यार ये कुछ भी हो 87.5 तो नहीं होगा। मान लो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 27.5, तो देखो ये डेसिमल है, इसको पहले चेक ही क्यों करना, पहले हम चलो थर्ड को चेक कर लेते हैं, पहले इजी ऑप्शंस को चेक करना चाहिए। तो अगर हम 25 को चेक करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 25 जिसकी वैल्यू क्या होगी 75 प्लस 2 × 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 अपॉन 100। तो ये देखो एग्जैक्टली exactly आपको ये 87.5 मिल रहा है 75, और ये 1250 होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 75 प्लस 12.5, सो 25 इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे इस सवाल में 25। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी गलत था, ये भी गलत था, और ये मैच हो ही गया है, तो बाकी सारे ऑब्वियसली क्या होंगे गलत होंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो 25% का है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैट 2024 स्लॉट 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आने वाले वीडियोस में हम लोग कैट 23 के डिफरेंट स्लॉट्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।